गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2025 की। तो इसका राष्ट्रीय सेक्शन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन। तो शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट न्यूज़ क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा। तीन जगहों की यात्रा पर एक साथ गए। तो मतलब ये कि तीन देशों की यात्रा पर थे। एक है साइप्रस, उसके बाद ये गए कनाडा और फिर गए क्रोएशिया। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि किस किस यात्रा में क्या क्या हुआ। तो ये मूल रूप से यहाँ पर गए थे, G7 की बैठक हो रही है यहाँ पर, इसके लिए गए थे। तो सोचा बाकी भी कर लेते हैं। तो G7 की बैठक कनाडा में हो रही है। इसकी चर्चा इसी में आएगी, अगले सेपरेट टॉपिक के रूप में। तो फर्स्ट इनकी यात्रा थी साइप्रस की। वहाँ पर जो कुछ बातें हुई उनको हम यात्रा वाइज देख लेते हैं। तो साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तो इनका नाम क्या है? निकोस। कभी कभी नाम पूछ ले जाते हैं, सो हमें पता होना चाहिए। निकोस क्रिस्टोडालिडेस। तो ये राजकीय सम्मान होता है, ये जिस भी देश की यात्रा पर कोई जाता है या कोई आता है। तो साइप्रस, और क्या है, स्वागत कहाँ होगा? इस साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। तो यहाँ पर कुछ जो खास बात हुई वो ये हुई कि द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने को लेकर के, जो खास बात है नहीं हालांकि, द्विपक्षीय द्विपक्षीय सहयोग मतलब दोनों साइड आपस में, दोनों देश आपस में कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर था, विस्तारित सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। भारत के लिए इस समय यही मुद्दा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से मुद्दे हैं, उनमें से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि भारत को बनना है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर। विस्तारित मतलब अगर विस्तार किया जाएगा तो, अगर क्या, विस्तार होना ही है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का। बेसिक बातें भी देख लेते हैं इसमें कि वर्तमान में 5 सदस्य हैं। आगे मिलेगा, क्योंकि सुरक्षा परिषद के बारे में भी जानकारी एक सेपरेट टॉपिक है इसमें। तो अभी हम इतना ही रखते हैं। तो इसका समर्थन किया। प्लस प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया वहाँ का। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। सम्मान का नाम क्या है? सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकॉरियस माकरियस। ये नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया गया। तो ये मोदी जी का 23वां नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा वहाँ पर साइप्रस में भारत के लोगों से मुलाकात की इन्होंने, क्योंकि हर जगह भारतीय होते हैं। भारतीय प्रवासियों से मुलाकात हुई। नेक्स्ट, इसके बाद बी नंबर जो था ये गए कनाडा की यात्रा पर। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, मार्क कार्नी। इनसे भारत के रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण रहे इस बीच में। निज्जर की जो हत्या हुई उसको लेकर के तो दूतावासों में अधिकारियों को निकाला गया। दोनों ही देशों ने अपने अपने अधिकारियों को वापस बुलाया। तो ऐसे समय में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, तो वहाँ पर हम भारतीय पीएम मोदी यात्रा पर गए। कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पर G7 की बैठक में भाग लेने के गए थे। G7 की बैठक में भाग लेने, क्योंकि इसमें इन्विटेशन था भारत का। न्योता दिया था। हम भारत का मेंबर नहीं है, फिर भी इसकी बैठक में पार्टिसिपेट करता है, G7 की आउटरीच बैठक में। और पिछले जो सम्मेलन हुए हैं, 6-7 सम्मेलन, उसमें लगातार भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। तो G7 की बैठक कहाँ हुई? G7 की बैठक हुई है कनाडा का एक प्रांत है, कैलगरी प्रांत। कनाडा के कैलगरी प्रांत में अल्बर्टा के निकट स्थान है कनान्स्किस। यहाँ पर बैठक हुई जिसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। चूँकि कनाडा से भारत के रिश्ते खासा ठीक नहीं चल रहे हैं। कारण क्या है? कनाडा में सेपरेटिस्ट लीडर रहते हैं, पृथकतावादी समूह है वहाँ पर। कौन सा? विशेष रूप से जो पंजाब को खालिस्तानी समर्थक, जो अलग पंजाब की मांग करते हैं, तो इन्होंने विरोध भी किया मोदी की यात्रा पर। G7 ये अलग से टॉपिक मिलेगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी यहीं पर।
नेक्स्ट है, यहाँ पर मोदी जी ने कनाडा की जो आउटरीच बैठक हुई उसको संबोधित किया। इसके बाद ये क्रोएशिया की यात्रा पर गए। इनकी जो कनाडा की यात्रा है आगे हम G7 की जब चर्चा करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। क्रोएशिया की यात्रा। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। तो जाग्रेब अड्डे पर, हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया इनका। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जाग्रेब के, क्रोएशिया के, आंद्रेज प्लेंकोविक। ऐसे जो नाम होते हैं टफ, उनका एक शब्द पकड़ लीजिए, कोई से, जब प्लेंकोविक है उसी से याद रखेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। यहाँ पर चर्चा हुई, केंद्र में रहा IMEC कॉरिडोर। ये कौन सा कॉरिडोर है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके महत्व को स्वीकार किया गया क्योंकि इसके माध्यम से हमारी क्रोएशिया के साथ क्या होगी? कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये क्या है? ये जल स्थल भाग से गुजरेगा, जल से और स्थल से गुजरेगा। क्या है? गलियारा है, आर्थिक गलियारा। इसमें जो स्थल मंडल होगा वहाँ पर रेलवे की लाइन, पाइप लाइन, हाईवेज ये पैरेलल होंगे, जो भारत को, जैसे ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया इंडिया, तो यहाँ से ये जाएगा रास्ता, ये हो गया जलमंडल से, यहाँ से सामान जहाज से जाएगा, फिर यहाँ से हाईवे हो जाएगा और फिर हाईवे से होते हुए ये यूरोप चला जाएगा। ये है हमारा प्लान। इससे फ़ायदा क्या होगा? हम, भारत की जो पहुंच यूरोप तक हो पाएगी। इसका फ़ायदा क्या है? हमारा सामान, वस्तुएं यूरोप में बेच पाएंगे, मतलब हमारा बाजार बढ़ेगा, यूरोप तक बेच पाएंगे और वहाँ से सामान ला पाएंगे। तो ये होगा, इसका महत्व को स्वीकार किया गया इसमें। नेक्स्ट हेडिंग है, न्यूज़ क्या है? पराग्वे के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। ठीक है, पराग्वे के राष्ट्रपति, पराग्वे के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सेंटियागो पेना। ये भारत की यात्रा पर आए थे। जब भी कोई शासनाध्यक्ष किसी देश की यात्रा पर जाता है तो उसके साथ डेलीगेशन भी जाता है, जिसको बोलते हैं शिष्टमंडल। तो इनके साथ भी शिष्टमंडल आया था।
यह क्या है? पराग्वे के किसी राष्ट्रपति की या दूसरी यात्रा है? पराग्वे के किसी भी राष्ट्रपति की। मतलब पराग्वे से अभी कोई भी राष्ट्रपति भारत नहीं आया है, आया है तो इससे पहले सिर्फ एक ही आया है। इनका नाम सेंटियागो पेना है। पराग्वे आपको पता होगा, ये इसकी राजधानी है असंसियन। तो ये बातचीत क्या हुई यहाँ पर, निष्कर्ष या वार्ता कुछ हुई। तो पराग्वे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुमूल्य धातुओं के भंडार हैं। निष्कर्ष से बेटर लिखते हैं महत्व। बहुमूल्य धातुओं के भंडार हैं वहाँ पर, और यहाँ पर जो भंडार थे, यहाँ पर चीन को रिजेक्ट कर दिया है इसने, और भारत को ऑफर। प्लस इसके पास बहुमूल्य धातुओं के भंडार तो हैं ही, वहाँ पर ये एक संगठन है मर्कोसुर। मर्कोसुर ये दक्षिण अमेरिका का संगठन है। इसके अलावा अब मर्कोसुर का ये सदस्य है। कौन? पराग्वे। और भारत का मर्कोसुर के साथ पीटीए है। पीटीए क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब व्यापार में वरीयता मिलती है। तो ये हो गया पराग्वे के बारे में, जो हमारे यहाँ आए थे। यहाँ पर एक क्रिटिकल मिनरल्स को भी लिख लेते हैं उसके साथ भी, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत कमी चल रही है विश्व में। इस पर मोनोपोली है चीन की। थर्ड है, बांग्लादेश से जुड़ी हुई न्यूज है। शेख मुजीब उर रहमान का फोटो हटाया। शेख मुजीब उर रहमान ये कौन है? ये न्यूज में क्यों है? इन्हें जैसे भारत में राष्ट्रपिता कहा जाता है, इन्हें बांग्लादेश का पिता कहा जाता है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है इन्हें। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता में, स्वतंत्र कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने।
बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 में स्वतंत्र हुआ बांग्लादेश। इसके बाद 1975 में 1975 में शेख मुजीब की हत्या कर दी गई। सपरिवार। जब 1975 में इनकी हत्या कर दी गई सैन्य अधिकारियों के द्वारा, इस समय इनकी बेटी थी एक, वो बच गई थी। इनकी एक बेटी क्यों बच गई थी? क्योंकि वो देश से बाहर थी। और बेटी का नाम क्या था? इनकी बेटी शेख हसीना। अब इन्हीं का रोल आता है, शेख हसीना फिर वापस आई। इन्होंने देश की राजनीति में भाग लिया और ये प्रधानमंत्री बनी। पार्टी का नाम है अवामी लीग। पार्टी का क्या नाम है? अवामी लीग। लेकिन पिछले साल 2024 में इनको क्या कर दिया गया? सत्ता से बेदखल कर दिया गया। सत्ता से बेदखल, और ये भागकर भारत आई। और यहीं रह रही हैं। ठीक। जब वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, इसके बाद वहाँ की सरकार कौन चला रहा है? वहाँ की सरकार चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस। ये अंतरिम सरकार है इनकी, परमानेंट नहीं है। अंतरिम मतलब होता है टेम्परेरी रूप से ये देख रहे हैं वहाँ के काम कार्य को। अब इन्हीं मोहम्मद यूनुस ने वहाँ की मुद्रा पर इनकी तस्वीर थी, पर मुद्रा पर से शेख मुजीब उर रहमान की फोटो को हटा दिया है। पुरानी जो मुद्राएं हैं वो चल रही हैं, नई मुद्रा जारी हुई उसमें इनका फोटो नहीं है। जो मुद्रा का नाम क्या है? वहाँ की मुद्रा है टका। तो अभी नई सिक्के जारी हुए हैं, नए रुपए 1000 डिनोमिनेशन के, 1000 टका,
50%, 20%, इन पर इनका चित्र नहीं है। और क्या है, प्लस एक और काम किया इन्होंने, इनको जो राष्ट्रपिता का जो दर्जा मिला था वो भी छीन लिया है। राष्ट्रपिता का दर्जा भी खत्म कर दिया वहाँ की सरकार ने। और इसकी जगह पर किसको कहा गया है खत्म? तो दिया किसे गया है, राष्ट्रपति का दर्जा उनका तो खत्म कर दिया गया, दिया गया है जो दूसरी पार्टी है वहाँ पर, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनके संस्थापक जिया उर रहमान को। ये बीएनपी पार्टी के हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, स्वाभाविक सी बात है, बहुत पुराने हैं ये। ठीक है, तो ये क्यों हटाया गया ये आप लोग समझ चुके होंगे पूरा जो इसका मसला था। नेक्स्ट है साउथ कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव। इससे पहले हम लोग जब पीडी पढ़ रहे थे, लास्ट मंथ वाली पढ़े होंगे, तब से ये मुद्दा चल रहा है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव हुए, विजेता कौन हुआ है? विजेता हुए हैं राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग को चुना गया है राष्ट्रपति। इनके चुनने से पहले कुछ घटनाक्रम वहाँ क्या हुआ ये हम देख लेते हैं। पिछले साल 2024 में 2024 दिसंबर में वहाँ दक्षिण कोरिया में एक घटना घटी। वहाँ के राष्ट्रपति जो थे, नाम था योल करके नाम है उनका, यून सुक योल। इन्होंने लागू कर दिया वहाँ पर, इमरजेंसी वाली स्थिति को लागू कर दिया। ये जो योल साहब थे, आपात की स्थिति को लागू किया। आपात की स्थिति की घोषणा इन्होंने कर दी थी, या मार्शल लॉ लागू कर दिया था। ये लागू कर दिया, इसका विरोध हुआ, और इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया गया। वहाँ की जो संसद थी उसने महाभियोग प्रस्ताव पारित करके इन्हें हटा दिया। फिर इसके बाद वहाँ की जो अदालत थी, संवैधानिक अदालत, ने इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। और अयोग्य जब घोषित हो गया तो उसके 60 दिन के अंदर चुनाव करवाना होता है, तो चुनाव करवाया गया। 60 दिन के अंदर चुनाव होना था, तो चुनाव हुए और ये जीत कर आए ली जे म्यूंग।
तो ये इनका स्टोरी रहा लीजे मूंग का। नेक्स्ट है 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका ने। एक तो वहाँ पर जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन पर तो कार्रवाई चल ही रही है। तो जिन 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनके नाम सारे नहीं हैं, हमें जो ज़रूरी है कम से कम वो याद होने चाहिए एटलीस्ट। तो ईरान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, इसके अलावा सोमालिया है, यमन है, लीबिया, इरिट्रिया, हैती, इतने पर्याप्त हैं। इन देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका में प्रवेश करने से। कुछ लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं उनको कुछ छूट दी गई है। आंशिक प्रतिबंध है जिनको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे जो लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में काम करते हैं उनको छूट है, वो जा सकते हैं। या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ से भाग ले रहे हैं जैसे नाटो की तरफ से, या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी तरफ से अगर भाग लेने के लिए गए हैं तो जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ शर्तें हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है फ़िलहाल, तो हम इतने से ही देख लेंगे। नेक्स्ट है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पहली त्रिपक्षीय बैठक। त्रिपक्षीय का मतलब 3 पक्ष हैं। 3 पक्ष कौन से हैं? यही जिनके हमने नाम लिखे, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की त्रिपक्षीय बैठक। ये पहली बैठक है। तो ये भारत में कहाँ पर हुई? ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कहाँ हुई? चीन के कुनमिंग में। चीन का शहर है कुनमिंग, और ये बैठक थी विदेश मंत्री स्तर की। मतलब तीनों देशों के विदेश मंत्री भाग लिए थे इस बैठक में। भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है कि भारत के तीनों ही पड़ोसी हैं और भारत पड़ता है बीच में, साउथ एशिया में। तो ऐसी बातें भारत के लिए चिंता बढ़ाने की वाली होती हैं, क्योंकि अगर ये तीनों मिलते हैं तो भारत को एक तरफ बांग्लादेश और दूसरी तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन, तो ये दबाव उत्पन्न करता है स्ट्रेटजिक रूप से भारत पर। प्लस BRI के भी ये सहयोगी हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के
नए अस्थायी सदस्य। इससे पहले हम सुरक्षा परिषद को जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। दूसरी बात, इसकी सदस्यता, सदस्य कितने हैं इसके? 15। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 में 2 प्रकार के हैं सदस्य, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। अभी हम चर्चा कर रहे थे ना इससे पहले कि इसके बारे में आएगा, तो हम यही चर्चा कर रहे हैं। तो 15 में से जो 5 सदस्य हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। ये 5 सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गया यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा फ्रांस, चौथा चाइना और 5वां है रसिया। ठीक। अस्थायी सदस्य जो होते हैं ये हैं, इनकी संख्या कितनी होगी? 10। ये परमानेंट और इन दोनों में अंतर क्या है? इनको जो है वीटो का अधिकार है और अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। वीटो की शक्ति नहीं है और इनका होता है कार्यकाल। कितने साल के लिए होता है? 2 साल का। तो इन्हीं अस्थायी सदस्य जो 10 हैं, इसी में से 5 सदस्यों का 5 नए सदस्य चुने गए हैं। ये न्यूज में है, 5 नए सदस्य चुने गए। चुने गए मतलब वोटिंग हुई। किसने चुना? तो चुना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं वो इसी के सदस्य होते हैं। इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य होते हैं इसमें जो भी हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की संसद कहते हैं इसे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन 5 नए सदस्यों को, सदस्य देशों को चुना। इनके नाम क्या हैं? यहाँ जो 5 सदस्य चुने गए, यहाँ पर ग्रुपिंग होती है, तो अलग अलग ग्रुप से चुने जाते हैं। जैसे अफ्रीका और एशिया ग्रुप एक ग्रुप है, अफ्रीका और एशिया समूह। अफ्रीका और एशिया समूह से चुने गए हैं 3,
मतलब एशिया और अफ्रीका में जितने भी देश हैं उनकी बिहाफ पे 3 देश चुने गए हैं। ठीक है, 3 देशों के नाम क्या हैं? एक हो गया आपका बहरीन, दूसरा है कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और तीसरा है लाइबेरिया। इन 3 देशों को अफ्रीका और एशिया कैटेगरी से चुना गया है। एक नेक्स्ट कैटेगरी है लैटिन अमेरिका। कभी कभी पूछा जाता है कैटेगरी से, सो कैटेगरी याद रखेंगे कौन से समूह से चुना गया है। लैटिन अमेरिका से चुना गया है कोलंबिया को, और थर्ड है पूर्वी यूरोप समूह। पूर्वी यूरोप से चुना गया है लाटविया को, जिसकी राजधानी क्या है? रीगा। तो ये 5 देश चुने गए हैं नए। चलो, तो ये जो 5 चुने गए हैं इनकी जो सदस्यता आरंभ होगी ये नेक्स्ट ईयर से आरंभ होगी। कब से? शुरुआत होगी कार्यकाल की इन लोगों के। तो इनका जो कार्यकाल रहेगा 2026 और 27 के लिए। तो ये जनवरी से आरंभ होगा, 1 जनवरी से 27 में 31 दिसंबर तक रहेगा इनका कार्यकाल। 2 साल होता है टेन्योर, ऊपर हमने लिखा, तो 2 साल इनके इस तरह से पूरा हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात और नोट में क्या लिख लेंगे, भारत कितनी बार सदस्य रहा, अस्थायी सदस्य? दो दो बस, कुल 8 बार अब तक भारत रह चुका है इसका सदस्य, सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य। अच्छा, ये जो 5 लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसकी जगह लेके? तो हमें ये पता हो कि 5 देश कौन से जा रहे हैं। जा रहे हैं से अच्छा लिखते हैं वे 5 देश जिनका स्थान लेंगे ये लोग। किनका स्थान लेंगे? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क,
ग्रीस और पनामा। सदस्यता खत्म होगी 31 दिसंबर 2025 और इनकी जगह पर ये लोग आ जाएंगे। तो ये हो गया सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मोटी मोटी बातें। नेक्स्ट है G7 के बारे में। G7 का 51वां सम्मेलन कहाँ हुआ? कनाडा में। पहले हम G7 के बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। G7 क्या है? 7 देशों का, G मतलब ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का समूह है। ये 7 देश हैं। कैसे? विकसित देशों का समूह है। कैसे? कैसे देश हैं? ये आपको याद रखना है। देश हैं, विकसित देशों का समूह है। विकसित और औद्योगिक। देखिए, ये 7 देशों का समूह है। ये पॉलिटिकल बात हो जी। इसको और इम्प्रोवाइज करना है तो 7 विकसित देशों का समूह है या इंडस्ट्रियल देशों का समूह जो औद्योगिक रूप से विकसित हैं। ठीक। स्थापना 1975 में 6 देशों ने की थी। बाद में जो कनाडा एंड रसिया सदस्य बन गए, स्थापना जब हुई तो G6 था। इन दो के जुड़ने से बन गया G8 और इस G8 से रूस बाहर निकल गया, रसिया बाहर, जब इसने यूक्रेन पर हमला किया था तब। तो बचा G7। इसी की बैठक है। सदस्य देश 7, इनके नाम हमें पता हों। एक तो देखिए कनाडा में बैठक हो ही रही है, तो पहला हो जाएगा अमेरिका। दूसरा कनाडा में बैठक हो रही है 2। तीसरा हो जाएगा यूके। चौथा फ्रांस। इसके बाद जर्मनी, इटली और जापान। यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये देखिए देश, ये 4 देश ये हैं यूरोप से। ये देश एक है एशिया से।
और ये दोनों हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो ये 7 देश हैं, इन्हीं की बैठक हुई है। इसके बारे में थोड़ी बात और आपको पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय नहीं है। प्लस यह एक अनौपचारिक संगठन है। छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे क्या कन्फ्यूजन हो जाता है। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है? कोई संधि नहीं हुई है इसके लिए, कोई संधि या समझौता नहीं हुआ है, बस ऐसे ही बातचीत हुई थी और संगठन बन गया था। इसकी बैठक का जो आयोजन है ये आपस में करते हैं, परस्पर रोटेट होता है। अब ये जो रोटेशन के क्रम में 2025 की बैठक हुई। कहाँ? कनाडा में। ये कौन सा सम्मेलन था इनका? 51वां शिखर सम्मेलन। बैठक कहाँ हुई? कनाडा के कैलगरी में। कनाडा में हुई है, ठीक है। कनाडा में लोकेशन अगर हम देखेंगे तो कनाडा में अल्बर्टा है। अल्बर्टा के निकट, नाम है कनान्सिकिस। ये याद रखेंगे, यहाँ पर बैठक हुई है। इसी बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री इसी बैठक में भाग लेने आए नहीं, भाग लेने गए थे भारतीय प्रधानमंत्री। यहाँ याद रखेंगे, भारत G7 का सदस्य नहीं है। फिर क्यों गए थे? इनविटेशन था। एक बैठक करते हैं G7 आउटरीच, जो G7 से अलग है, तो उसी में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री गए थे। बाकी जो 7 देश हैं वो भी आए थे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के मुखिया, IMF के मुखिया, नाटो के मुखिया, यूरोपियन कमीशन के बाकी लोग भी थे हमारे अलावा। ऐसा नहीं केवल हम ही लोग गए थे G7 आउटरीच में भाग लेने के लिए, तो हमारे साथ अन्य देश भी थे। ये आमंत्रित थे हम लोग। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी थे, मैक्सिको के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, ये सब लोग वहाँ गए थे। यहाँ की थीम क्या थी G7 सम्मेलन की? थीम मतलब विषय। विषय था
साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। ये इसका थीम था। इन सब चीज़ों के साथ में यूएसए के राष्ट्रपति वापस चले गए थे, भाग नहीं लिए। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप बीच में ही चले गए थे, कुछ इमरजेंसी थी। इसलिए मीटिंग में पार्टिसिपेट किए बगैर ही चले गए। और एक क्या हुआ यहाँ पर, दो तीन बातें हुई। इजराइल जो युद्ध चल रहा है उसका समर्थन किया। ईरान पर जो हमला हुआ वो जस्टिफाइड किया गया यहाँ पर। इसकी अगली बैठक कहाँ होगी? अगली बैठक दैट इज 2026 में। इसकी मेजबानी फ्रांस करेगा। तो ये हमने G7 के बारे में समझा। आमंत्रित देश जैसे थे तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो आमंत्रित देशों में भारत था। इसके अलावा आपका ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, वहीं बगल में मैक्सिको है, सऊदी अरब है। ये सब आमंत्रित थे। केवल ऐसा नहीं कि हम भारत ही आमंत्रित था, ETC लिख लीजिए। ये लोग आमंत्रित थे। एक घटना और वहाँ पर हुई। क्या? G7 आउटरीच में इसी में ये लोग भाग लिए, आमंत्रित वाले G7 प्लस ये लोग। इसी में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बातें बताई भारत के बारे में, जो हम यहाँ लिख लेंगे। क्या बातें हैं? एक तो भारत ने जो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर काम किया है वो बताया कि 2070 तक नेट जीरो का टारगेट है हमारा। नेट जीरो इमिशन। प्लस 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन करेंगे हम। भारत करेगा। ये सब भारत के लक्ष्य हैं जो हमने तय किए हैं। इसके अलावा अभी जैसे क्लीन एनर्जी की हम बात करेंगे तो क्लीन एनर्जी में जैसे आपका ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है? पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाते हैं उसी को बोलते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग।
ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना। इस तरह से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। बायोफ्यूल है, मतलब भारत इतनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बावजूद इसके इतने कमिटमेंट भारत ने कर रखे हैं। एक और चीज, पेरिस प्रतिबद्धताओं को भारत ने जो जो पेरिस प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा कर लिया। जो 2015 में भारत ने कमिटमेंट किया था पेरिस में यूएनएफसीसी की बैठक में, उसके बारे में उसको हमने समय से पहले पूरा कर लिया। तो ये हो गया भारत का जो कमिटमेंट रहा ऊर्जा उसको लेकर के। नेक्स्ट है इजराइल ईरान युद्ध। आप लोग जानते होंगे इस समय युद्ध कई सारे चल रहे हैं, जैसे रूस और यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है 2-3 साल से, प्लस इजराइल का और गाजा पट्टी या फिलिस्तीन से लगातार युद्ध चल रहा है। अब ये तीसरा आ गया, इजराइल और ईरान। इसी में चर्चा है, यह भी जून में हमला कर दिया इजराइल ने ईरान पर। इजराइल द्वारा ईरान पर हमला। जो इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया उसका रीजन, इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किया गया उसको नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। और हमले का कारण है ईरान द्वारा नाभिकीय हथियारों का विकास। ईरान लगातार नाभिकीय हथियारों के विकास का प्रयास कर रहा है, इसी वजह से हमला किया गया। तो जो हमला हुआ वह कहाँ हुआ? जो इनके नाभिकीय प्रतिष्ठान थे, न्यूक्लियर फैसिलिटी, मतलब जहाँ पर ये नाभिक का वो हथियारों का विकास कर रहे हैं, जो जगह है वहाँ पर हमला किया, प्लस जो सैन्य ठिकाने थे वहाँ पर हमला किया गया। बम से किया गया। यहाँ पर एक और चेंज आता है, इस हमले में बीच में कूद पड़ता है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला किया गया। लोकेशन काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि लोकेशन जो किया गया था
इनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, परमाणु ठिकाना, तो एक है फोर्डो, नताज और इस्फहान। इस्फहान, इन 3 ठिकानों पर हमला किया गया ताकि इनका जो विकास हो रहा है परमाणु हथियारों का वो अवरुद्ध हो सके। इस हमले में वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी मारे गए, सैन्य अधिकारी। प्लस जो नाभिकीय वैज्ञानिक थे उनकी भी मौत हुई। ठीक, तो ये हुआ पूरा इनके बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ और, जब हमला किया गया, इन लोगों ने हमला किया, ईरान पर हमला, तो हुआ क्या इसका एक और प्रभाव, ईरान में रहते हैं भारतीय। हर देश में भारतीय हैं, तो इन भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने एक अभियान या ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से वहाँ से भारतीयों को बाहर निकाला गया। एक और बात यहाँ याद रखना है हमें, और वो क्या है, ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने हमला किया, तो ईरान ने जवाबी हमला किया। हमें लोकेशन सिर्फ पता हो कि कहाँ पर हैं, जैसे कि इजराइल का तेल अबीब जो उसकी राजधानी है, और हैफा बंदरगाह है, कभी कभी यही पूछा जाता है। इन 2 जगहों पर हमला किया, ये इजराइल में है। इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी है कई बार नाम आता है, तो इसकी भूमिका भी पर्याप्त। गुप्तचर एजेंसी, इजराइल की गुप्तचर एजेंसी का नाम मोसाद, जैसे कि भारत की जो है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अमेरिका ने जो हमला किया, यहाँ पर थोड़ा सा और ट्विस्ट है। जो अमेरिका के द्वारा हमला किया गया, बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया गया, जो बंकर बस्टर बोलते हैं जिनको। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। और अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाया, यूएसए का
जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तीन ऑपरेशन हो गए। हमने सिंधु चलाया, एक ऑपरेशन राइजिंग लायन प्लस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसी में B-2 इनका जो जहाज़ था अमेरिका का, उसका नाम था B-2 बम वर्षक विमान। उसी का इस्तेमाल इन्होंने किया उसमें भेजने के लिए। एक तो बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल इन्होंने किया यहाँ पे, दूसरा था एक इनकी मिसाइल है टॉम हॉक, क्रूज मिसाइल, इसका प्रयोग किया गया इनके द्वारा। बाकी प्रतिक्रिया मिली जुली रही। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये जो एक तो ये और भारत का अभियान सिंधु और राइजिंग स्टार। तो ये हमने जो इजराइल का हमला हुआ उसके बारे में समझा। इसी के साथ हम लोग ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू।